आज मैं आप लोगों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक विषय घरेलू हिंसा पर जानकारी देने जा रही हूँ। हम जिस भारतीय समाज में रहते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से घरेलू हिंसा एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके अंतर्गत महिलाओं को परिवार में सुरक्षा के स्थान पर उनका अपमान किया जाता है। विभिन्न समाजों में घरेलू हिंसा कोई नई समस्या नहीं है। सभी पितृसत्तात्मक परिवारों में यह किसी न किसी रूप में पाई जाती है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में प्रत्येक 5 मिनट में एक घरेलू हिंसा पाई जाती है। घरेलू हिंसा का तात्पर्य परिवार के ही किसी एक सदस्य के द्वारा परिवार की महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अथवा ऐसे व्यवहारों को करने के लिए प्रेरित करना जो निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते हैं। घरेलू हिंसा को संकुचित अर्थों में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या चोट पहुंचाना से होता है। घरेलू हिंसा का व्यापक अर्थ ऐसे व्यवहारों से होता है जो कि सामाजिक प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं। व्यवहारिक रूप से घरेलू हिंसा का तात्पर्य परिवार के अधिकार संपन्न सदस्य उन महिलाओं के विरुद्ध ऐसी हिंसा करते हैं जो वैवाहिक संबंधों द्वारा विशेष रूप से जुड़ती है। इसमें महिला के निकट संबंधी जैसे सास, ससुर, देवर, ननद, जेठानी, पति अथवा माता पिता के द्वारा किया जाता है। यह ऐसा रूप है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी के द्वारा, बल प्रयोग के द्वारा महिलाओं को ऐसे व्यवहारों को करने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे वह स्वेच्छा से करना नहीं चाहती है। भारत के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत की प्रत्येक तीसरी महिला प्रत्येक 15 वर्ष की उम्र के पश्चात किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार होती है। भारत में विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसाएं देखने को मिलती है, जैसे शारीरिक प्रताड़ना देना, दहेज संबंधी यातनाएं, भावनात्मक लैंगिक दुर्व्यवहार, वैवाहिक शोषण, भ्रूण हत्या अथवा आर्थिक शोषण। यदि हम क्रमशः देखें तो सबसे पहले आती है दहेज यातनाएं। आज विवाह के अवसर पर प्रत्येक परिवार विवाह के समय वधू पक्ष की तरफ से संपत्ति, कीमती उपहारों को प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है, लेकिन यदि इस प्रकार से उनकी पूर्ति नहीं होती तो वह महिला को प्रताड़ित करता है। ऐसा देखा जाता है कि दहेज संबंधी जो हिंसाएं हैं वो 21 से 24 वर्ष से अधिक उम्र में देखने को कम मिलती है। अर्थात कि जब महिला 21 से 24 वर्ष की उम्र की होती है, उस समय के विवाह अवसर पर या विवाह की आयु पर उसको दहेज संबंधी यातनाओं का शिकार अधिक होना पड़ता है। विभिन्न आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि निम्न आय वर्ग की तुलना में मध्य और उच्च वर्ग की आयु तुलना में यह समस्या अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अर्थात मध्य वर्ग में और निम्न वर्ग में दहेज संबंधी यातनाएं अधिक होती हैं। दूसरे क्रमांक पे आती है शारीरिक प्रताड़नाएं। अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि पश्चिमी देश अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, जो कि बहुत ही अधिक एडवांस माने जाते हैं या आधुनिक कहे जा सकते हैं, ऐसे देशों में भी पति द्वारा पत्नी को शारीरिक रूप से प्रताड़नाएं दी जाती है। अध्ययन ये बताते हैं कि अधेड़ उम्र में या अर्थात महिला की उम्र जब 25 वर्ष से अधिक हो जाती है तो वहां पर ये आंकड़े अधिक देखने को मिलते हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि शिक्षित की तुलना में अशिक्षित महिलाएं हिंसा का शिकार अधिक होती हैं। परिवार में शराब के नशे में हिंसा की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं।
परिवार में पति यदि पत्नी के ऊपर चारित्रिक संदेह भी करता है, ऐसी स्थिति में भी ये घटनाएं अधिक होती हैं। आती है उसके क्रमांक के बाद भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार। डॉक्टर वेणुगोपाल का ये मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के सामने ताने दिए जाएं, धमकी दी जाए या ऐसे कार्य करने के लिए दबाव डाला जाए जो वह अपनी इच्छा से करना नहीं चाहती, या महिला की सहमति के बगैर यदि उसके साथ अप्राकृतिक संबंध स्थापित किए जाएं, उसको नशा करने हेतु यदि विवश किया जाए या किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने हेतु दबाव डाला जाए, तो ये सारी घटनाएं भावनात्मक प्रताड़ना के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। नारी हत्या, भ्रूण हत्या। हमारे हिंदू धर्म में आरंभ से ही पुत्र प्राप्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं दहेज प्रथा के बढ़ने के कारण लिंग परीक्षण की सुविधा का लाभ लेकर के महिलाओं की भ्रूण हत्याओं की संख्या या आंकड़े अधिक हो रहे हैं। इसकी वजह से लिंगानुपात कम हो रहा है। परिवार में वैवाहिक शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की घटनाएं अधिक हो रही हैं। महिलाओं को अपने जीवन साथी का चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि कोई महिला अंतर जाति विवाह करने की इच्छुक होती है तो मर्यादा आदि के नाम पर उसे रोकने हेतु उसका शोषण किया जाता है। आर्थिक शोषण। ऐसा देखा जाता है कि हमारी भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से परिवार के पुरुषों के अधीन होती हैं और इसमें यदि महिला नौकरी भी करती है तो भी उसे स्वतंत्र रूप से व्यय करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। नौकरी के पश्चात भी महिलाएं अपने घरेलू दायित्वों का निर्वहन करने हेतु बाध्य होती हैं। परिवार की अनुमति के बिना किसी भी सामाजिक समारोह में अथवा रिश्तेदारों के मिलने हेतु उन्हें परिवार के सदस्यों की अनुमति आवश्यक रूप से लेनी पड़ती है। हमारे परिवारों में विधवाओं के प्रति हिंसा भी घरेलू हिंसा के रूप में बढ़ने हुए आंकड़े देखने को मिलते हैं। वर्तमान युग में आधुनिकीकरण के पश्चात भी सामान्य महिलाओं की तुलना में परिवार की विधवा महिलाएं अधिक उपेक्षित होती हैं। कानून के द्वारा सती प्रथा, विधवा महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार न किए जाने संबंधी नियमों के पारित होने के पश्चात भी विधवाओं को सिर मुंडवाकर रहना पड़ता है। ये सभी सामाजिक और धार्मिक रूप से उन्हें अयोग्य बनाते हैं, पीड़ित करते हैं। 35 वर्ष से कम उम्र की विधवा होने के बाद भी केवल हमारे भारत में 5% महिलाएं ही ऐसी हैं जिनका पुनर्विवाह होता है। ये सारे विभिन्न प्रकार हैं जो घरेलू हिंसा के रूप में हमें अपने परिवार में देखने को मिलती हैं। लेकिन कोई भी घटना जब घटित होती है तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उन्हीं कारणों में से घरेलू हिंसा के व्यापक रूप लेने का भी हमारे भारतीय समाज में कुछ कारण हैं जो हम क्रम रूप से देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे भारतीय समाज की जो व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के सभी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं में पुरुषों की प्रधानता होती है। बाल्यावस्था से ही लड़कियों का पालन पोषण, उनका समाजीकरण इस प्रकार से किया जाता है कि वे स्वयं को पुरुषों के अधीन समझें। इस वजह से उनमें घरेलू हिंसाओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है। हमारे भारतीय हिंदू धर्म में धार्मिक पक्षपात भी एक कारण है जो घरेलू हिंसा को आगे बढ़ाता है। हमारे जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनमें पहले से ही महिलाओं की स्वतंत्रता के ऊपर कठोर प्रतिबंध, कठोर नियम की आवश्यकता बताई गई है। इस वजह से धर्म की आड़ में महिलाओं को अधिक प्रताड़ित किया जाता है। अशिक्षा, यह भी घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण है।
हमारे भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जो जनगणना है उसमें केवल 65% महिलाएं ही साक्षर हो पाई हैं, जिन्हें तकनीकी और उच्च शिक्षा हेतु कहीं भी बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो यही अशिक्षा उन्हें घरेलू हिंसा हेतु दबाव डालती है। समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं, अनेक प्रकार के कानून बनने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की संख्याओं में वृद्धि, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह और दहेज प्रथा जैसी समस्याओं पर नियंत्रण नहीं है। कानून में इन सारी कुप्रथाओं के प्रति किसी भी प्रकार के नियंत्रण का अभाव है, जिस वजह से घरेलू हिंसाएं बहुत बढ़ रही है। स्त्रियों का एक गुण है सहनशीलता, लेकिन यही सहनशीलता जब बहुत अधिक बढ़ जाती है महिलाएं, तब उनमें हिंसा की संख्या अधिक बढ़ जाती है। सहनशील महिलाएं अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को सहन लेती हैं, वो उसका विरोध नहीं कर पाती हैं। इस वजह हिंसा की घटनाएं अधिक बढ़ रही हैं। एक और प्रमुख कारण होता है परिवार में तनाव। हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर स्त्रियों को अपने विचारों को बदलने हेतु बाध्य होना पड़ता है। विचारों में भिन्नता पाई जाती है और परिवार की समुचित आय का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। पति पत्नी या परिवार के सदस्य एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं। इस वजह से तनाव बढ़ने से ये हिंसाएं अधिक होती हैं। परिवार में व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है, यदि वो दोषपूर्ण होता है, यदि परिवार में कोई व्यक्ति अर्थात पुरुष वर्ग यदि दोषपूर्ण होता है, यदि वो शराब का आदी होता है, जुआ खेलता है, अपराधी जीवन से यदि प्रवृत्ति उसकी लिप्त होती है, तो उसकी मानसिक दशा तनावपूर्ण हो जाती है और ऐसी स्थिति में हिंसा की घटनाएं अधिक होती है। एक और महत्वपूर्ण कारण होता है हिंसा के लिए कि यदि महिलाएं अपने साथ होने वाली हिंसा का यदि विरोध नहीं करती हैं, उसके प्रति वो निष्क्रिय रवैया अपनाती हैं और अपने साथ होने वाली घटनाओं को पुलिस या अन्य सहायता हेतु यदि वो आगे नहीं आती हैं या उसकी मांग नहीं करती हैं, तो ऐसे में उनके प्रति हिंसा के व्यवहारों की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। ये विभिन्न कारण हैं जो हमारे समाज में घरेलू हिंसा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी हमारी सरकार प्रयास में है कि किसी प्रकार से घरेलू हिंसाओं के जो आंकड़े हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उनको रोका जा सके। हमारे भारत की आधे से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो घरेलू हिंसा का शिकार हो गई है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बनने वाले विभिन्न प्रकार के कानूनों के बाद भी हमारी सरकार महिलाओं को संरक्षण देने में असमर्थ है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार लगातार प्रयास में लगी है कि किसी प्रकार से अपराधी को दंडित किया जा सके। 1994 में महिलाओं के प्रति क्रूरता पूर्वक अपराध निरोधक कानून पारित हुआ, जिसके तहत महिलाओं के प्रति बर्बर व्यवहार करने वाले, उनको मारने, काटने अथवा जलाने जैसी घटनाओं को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों के प्रति कठोर कानून बनाया गया, जो दिसंबर 1995 में पारित हुआ। उसके पश्चात 1996 में कानून में न्यायालयों के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सम्मानजनक बनाए रखने हेतु, ताकि महिलाओं की स्थिति पर के सम्मान को किसी प्रकार की आंच न पहुंचे, बंद कमरे में सुनवाई हेतु व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के तहत महिला न्यायाधीशों के साथ साथ महिला वकीलों को भी प्राथमिकता दी गई। महिलाओं के विरोध में
या उनके घरेलू हिंसा के प्रति उनको रोकने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम भी संशोधित हुआ और दहेज के प्रति हिंसा को रोकने हेतु विभिन्न प्रकार के नियम बने। वर्ष 2002 में घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई समाप्त होने तक महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से उन्हें संरक्षण गृहों में रखने का प्रावधान भी पारित किया गया। वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण नियम पारित हुआ, जो कि गैर जमानती था। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता था घरेलू हिंसा किए जाने के संबंध में, तो सरकार की तरफ से उसे जमानत प्राप्त नहीं हो पाती थी। वर्ष 2012 में हिंदू विवाह अधिनियम में विवाहित स्त्री को उसके पति की आय में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया। यह इसलिए दिया गया ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाया जा सके। इसी क्रम में महिलाओं के प्रति जो विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं के साथ होने वाली इन घरेलू हिंसाओं के आंकड़ों को कम किया जा सके, इसी में कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं। इसमें यह है कि जब तक महिला स्वयं शिक्षित नहीं होगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी। अर्थात महिलाओं को स्वयं को शिक्षित करना होगा, अपने आप को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को घरेलू हिंसा से बचा पाएंगे। दूसरे सुझाव ये दिया जाता है कि महिलाओं के साथ होने वाले इन घरेलू हिंसा के जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी होते ही पुलिस से ये अपेक्षा की जाती है कि वो त्वरित कार्यवाही करे और इस कार्यवाही हेतु महिला अधिकारियों की नियुक्ति किए जाए और न केवल नियुक्ति किए जाए बल्कि उनको इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाए कि वो सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। प्रत्येक जिलों में महिला न्यायालयों की स्थापना की जाए। घरेलू हिंसा के मामलों में को निपटने के लिए समय अवधि निर्धारित की जाए जिससे निर्णय आने में किसी प्रकार का विलंब न हो, क्योंकि यदि निर्णय आने में विलंब होता है उससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जन्म होने लगता है। एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि घरेलू हिंसा का शिकार महिला या प्रताड़ित महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। इससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं भी अपने साथ होने वाले अन्याय के प्रति सहायता प्राप्त कर सकती है। समाज में विभिन्न प्रकार के महिला संगठनों का भी गठन किया जाए जो समय समय पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को संरक्षण प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त हमारे को सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम अपनी मनोवृत्तियों में बदलाव लाएं। लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु उन्हें स्वतंत्र अवसर दिए जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये सारे व्यवस्थाओं के द्वारा भी हम घरेलू हिंसा संबंधी आंकड़ों को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अदालत के बाहर भी एनजीओज के द्वारा, काउंसलर्स के द्वारा, महिला पुलिस आदि के द्वारा संयुक्त सलाह द्वारा भी विभिन्न प्रकार की घरेलू समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। अर्थात हर एक घटना के लिए पुलिस, अदालत, कोर्ट जाने की आवश्यकता ना हो। इन सभी प्रकार से हम अपने समाज में व्याप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को